नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। आप सभी लोगों की अगर कोई क्वेरीज है तो आप इस आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि BO एग्जाम, जिसको हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। इसका पेपर होने वाला है, तो उसी से संबंधित कुछ अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपकी आने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके बगल में एक बेल का आइकन बन के आता है, उस पर टिक कर लेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच धूप में स्वतः काला हो जाता है। ठीक है, एक ग्लास होता है, आप लोग देखे होंगे जो लोग टेस्टेड चश्मा लगाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए धूप में निकलते हैं तो उनके कांच का जो लेंस होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है सिल्वर ब्रोमाइड, क्रोमियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण जो है फोटोक्रोमेटिक कांच धूप में जाते ही स्वतः काला हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका और पदार्थ दे रखे हैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि इनसे जो है कांच को कौन सा रंग प्राप्त होता है। जैसे आपका क्रोमियम ऑक्साइड दे रखा है तो इसकी उपस्थिति में क्या होगा, हरा हो जाता है कांच। कोबाल्ट ऑक्साइड है, इससे जो है आपका कांच, ये कांच को जो है नीला कलर देता है। आयरन ऑक्साइड जो है कांच को भूरा कलर देता है। इसके अलावा आपका जो होता है मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीज ऑक्साइड क्या करता है, कांच को बैंगनी रंग प्रदान करता है। तो इतनी जानकारी आप सभी लोगों के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से तोताए हिंद उपनाम से मशहूर हैं। ऑप्शन में दे रखा है समुद्रगुप्त, अमीर खुसरो, जगजीवन राम और ध्यानचंद। ठीक है, तो तोताए हिंद नाम से जो है मैं आपको बता दूं अमीर खुसरो जी फेमस थे। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। हम लोग अमीर खुसरो को तोताए हिंद नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जैसे समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन। और फिर देखते हैं, जैसे जगजीवन राम दिए हुए हैं तो जगजीवन राम जी को हम लोग बाबूजी के नाम से संबोधित करते थे, बाबूजी। और ध्यानचंद जी, इनको तो सभी लोग जानते होंगे, ये हॉकी के जादूगर थे। ठीक है, हॉकी के जादूगर। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया कि अमीर खुसरो को हम लोग तोताए हिंद के उपनाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से यूरो मुद्रा किस देश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दे रखा है फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा। ठीक है, तो फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन तीनों की मुद्रा जो है यूरो है, लेकिन जो कनाडा दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका डॉलर चलता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा से है जो है यूरो मुद्रा का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ऑप्शन दे रखे हैं चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, या फिर उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, या फिर उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। होता यह है कि उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, इसीलिए जो है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। पूछा गया है, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। ऑप्शन दे रखा है
जिला योजना समितियों का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। निम्नलिखित कूट के आधारों पर सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन में दे रखा है कि केवल एक, या फिर एक और दो, या दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 ये 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों एवं प्राधिकार व जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करता है। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल जो है 29 विषय दिए हुए हैं, 29 विषय दिए हुए हैं। इसी के अंतर्गत जो है आपके 2 और 3 अधिकार आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये वाला 2 और 3 से हमारे कहने का तात्पर्य है राज्य के निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। ये तीनों जो है इसमें पावर्स दी जाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 2 और 3 कॉलम जो है इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। पूछा गया है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि किसकी राजधानी है? ऑप्शन दे रखा है कौशल, हस्तिनापुर, कुरु और कलिंग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कौशल जनपद की राजधानी जो है अयोध्या थी। ठीक है, सरयू नदी के तट पर जो है बसा अयोध्या जो है एक प्राचीन धार्मिक नगर है, और ऐसा माना जाता है कि मनु ने इस नगर को बसाया था। ठीक है, मनु जी ने इस नगर को बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया था। अयोध्या का मतलब क्या होता है? जहाँ कभी युद्ध ना हो। ठीक है, ये अपने समय में जो है कौशल जनपद की राजधानी होने के कारण कौशल देश के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कौशल। नेक्स्ट देखते हैं। फिर दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कारों के संबंध में सही कथनों का चुनाव कीजिए। ठीक है, ऑप्शन में आपका दे रखा है 1 करके। इन्हें 1961 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में किसी खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये भी सही है, आपका 1961 में प्रारंभ किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इस पुरस्कार के तहत खिलाड़ी को 5 लाख रुपए नगद, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और दिया हुआ है इन पुरस्कारों का उद्देश्य खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उन्हें खेलकूद के प्रति और उत्साहित करना है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो विकल्प दे रखा है 1, 2, 3 और 4 ये सारे सही हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह किस बीमारी से पीड़ित है? ठीक है, यह आपका जो है ऑप्शन में दे रखा है मधुमेह, एनोरेक्सिया नर्वोसा, या फिर अति अम्लता, या फिर बुलीमिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो आपका मधुमेह, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अति अम्लता ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ये जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया नर्वोसा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दोनों ही जो है ईटिंग डिसऑर्डर हैं। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, बुलीमिया नर्वोसा। यह एक प्रकार का जो है ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है, रोगी कम समय में अत्यधिक मात्रा में भोजन का सेवन करता है और फिर वजन बढ़ने के डर से व्यायाम, मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण भोजन का त्याग करने की कोशिश में लगा रहता है। ठीक है, बुलीमिया से ग्रसित रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसे कितना खाने का सेवन करना है इस पर उसका नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका बुलीमिया नर्वोसा है। लेकिन अब ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा दिया इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है, यह भी एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर ही है। इसमें होता क्या है, इसमें रोगी वजन बढ़ने के डर से खाना एकदम कम कर देता है या फिर खाना खाना छोड़ ही देता है, जिसके कारण रोगी का वजन अत्यंत कम हो जाता है। ठीक है, और वो बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगता है और यह रोग जो है अक्सर महिलाओं में पाया जाता है।
तो आपको पता चल गया कि इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से ऊर्जा किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऑप्शन दे रखा है कोयला, सौर, पेट्रोल और परमाणु। तो आप सभी लोगों को ये देखते ही समझ जाना चाहिए कि सौर ऊर्जा इकलौती एक ऐसी ऊर्जा है इन चारों ऑप्शन में से कि जिसमें जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सौर ऊर्जा के एक ऐसा विशिष्ट रूप है जिसमें पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है हल्दिया तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको सही जवाब का चुनाव करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो हल्दिया तेल शोधनशाला है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा जो है आपका दे रखा है, जैसे आपका मान लीजिए ये असम दे रखा है, तो असम में आपका जो तेल शोधनशाला है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। असम में जो तेल शोधनशाला है उसका नाम है नुमालीगढ़। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, नुमालीगढ़। आंध्र प्रदेश में जो आपकी है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, वो है तातीपाका तेल शोधनशाला। गुजरात की बात करें तो गुजरात में फेमस तेल शोधनशाला है, उसको जामनगर के नाम से हम लोग जानते हैं, जामनगर। इसके अलावा जो है आपका एक केरल में पड़ती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केरल में जो तेल शोधनशाला है उसका नाम है कोच्चि नाम से मशहूर है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हल्दिया तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में इस राज्य को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे कृषि भूमि का प्रतिशत बहुत कम है, पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा है हरियाणा, पंजाब, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्यों सही है? क्योंकि यह एक प्रकार का पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर ज़्यादा भूभाग जो है जंगलों से घिरा है और इस राज्य की कुल भूमि का लगभग 10% ही जो है खेती में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब जो है कृषि प्रधान राज्य हैं ही। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मेसोपोटामिया किस देश का भूतपूर्व नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा है ताइवान, म्यांमार, थाईलैंड, इराक। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेसोपोटामिया जो है वो इराक का जो है भूतपूर्व नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ताइवान को। ताइवान को जो है हम लोग फार्मोसा के नाम से जानते थे, इसका पुराना नाम जो है फार्मोसा है, फार्मोसा। फिर हम लोग बात करते हैं म्यांमार, सभी लोग जानते हैं इसे हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड को श्याम नाम से जानते थे, श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कथन दे रखे हैं और आपको कूट का चयन करके सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन ये पढ़ते हैं, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, कथन ए है। कथन आर है, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब नीचे जो कोड दे रखे हैं बताना है, जैसे ए दे रखा है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से आप लोगों को जो है चूज करना था। तो एक बार हम लोग फिर से कथन ए पढ़ लेते हैं। कहा गया है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो ये बिल्कुल सही है। और फिर बताया गया है कि उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमें ऐसा मिल रहा है जिसमें ए सही दिया हुआ है परंतु आर गलत दिया हुआ है। थोड़ा सा काली मिट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं। काली मिट्टी में होता क्या है, ये तीव्र जलधारण क्षमता इसमें जो है
बहुत ज़्यादा होती है काली मिट्टी में। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पे आंकुचित और दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसे हम लोग जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, यानी कि इसमें जुताई ना करें तब भी जो है फसल अच्छे से पैदा की जा सकती है। इस मिट्टी का रंग जो होता है वो गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। इसमें आपका लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। और ऑप्शन कथन आर में यही दिया हुआ था कि ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जो है नाइट्रोजन और जैव पदार्थ जो है इसमें इनकी कमी पाई जाती है। तो आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने किसकी जो है स्वयं हत्या की थी? तो ऑप्शन दे रखा है पीर मोहम्मद खां, अधम खां, बाज बहादुर और इसके अलावा बैरम खां। तो मैं आपको बता दूं, महामनंगा के पुत्र जो थे अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि अकबर के प्रधानमंत्री जो अतगा खां थी उसकी हत्या जो है अधम खां ने की थी, इसलिए अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ठीक है, वंश दे रखे हैं जैसे खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश। ठीक है, तो अब जैसे खिलजी वंश दे रखा है, तो खिलजी वंश में क्या था? खिलजी वंश में जो है 1290 से 1320 तक जो है शासन हुआ था। ठीक है, 1290 से 1320 तक, तो ये लगभग जो है मान के चलिए आपका 30 वर्ष तक शासन हुआ। इसके बाद आपका दे रखा है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश जो है आपका 1320 से 1414 तक चला था, तो ये आपका 94 ईयर्स लगभग चला। ठीक है, गुलाम वंश की बात कर लें तो गुलाम वंश जो आपका था वो 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1290 तक चला था, तो ये लगभग जो है 84 साल तक चला। इसके बाद लोधी वंश दे रखा है, तो लोधी वंश जो है 1450 से स्टार्ट होकर के 1526 तक चला था, तो ये लगभग आपका 76 वर्ष तक रहा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुगलक वंश जो है सबसे अधिक समय तक देश में, तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक हमारे देश में राज्य किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अच्छे से जाएं, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, और बीईओ का जो आपका एग्ज़ाम है उसे बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक दें। और थोड़ा सा कोविड-19 की दिक्कत चल रही है, तो अपने साथ जो है सैनिटाइज़र और मास्क लेकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, क्योंकि जब तक आप सतर्क रहेंगे तब तक जो है कोविड-19 से आपको कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।